गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मौला आशीर्वाद। हाँ जी। क्या हाल है? बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हमने, अच्छा तो ओके, उससे पहले थैंक यू फॉर योर काइंड विशेस। बहुत 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 धन्यवाद। और यही कहूँगा कि इसी तरह से कहते हैं ना कि प्यार मिलता रहे आप लोगों का। आप लोग अच्छा करते रहो। अच्छे स्टूडेंट्स का गुरु जो है ना वो अपने आप अच्छा हो जाता है। नहीं, उसको कुछ एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती। राइट। तो इसलिए आई विश कि आप और अच्छा करो और अच्छे बनो और मेहनत करो। थैंक यू वंस अगेन। हार्ड कॉपी कब मिलेगी यार, उसका आइडिया नहीं है बेटा, गलत जगह पूछ रहे हो। अच्छा, आप लोगों ने थोड़ा कुछ पढ़ा क्या? मैंने कहा था ना, H.C. वर्मा से कहीं से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, मैंने कुछ वीडियोस भी दिखाए थे आपको। रिफ्रैक्शन का भी वीडियो दिखाया था, रिफ्लेक्शन का भी दिखाया था। हम्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात भी हमने की थी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओह, पूरा H.C. वर्मा पढ़ लिया ओजस्वी ने। बहुत बढ़िया जी। चलो, तो देखिए, बेसिक सी टर्म से थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, लगना चाहिए कि हमें रिफ्लेक्शन का मतलब पता है, हमें रिफ्रैक्शन का मतलब पता है। ये हमने देखा भी है तो उससे थोड़ा आइडिया भी हमें लग गया। अब एक दो वर्ड्स और भी मैंने लिखे थे। जैसे इंटरफेरेंस भी हमने एक टर्म लिखी थी। इंटरफेरेंस क्या होती है उसकी हम बात करें तो, जब दो वेव्स मिक्सअप होती है, दो वेव्स जब मिक्सअप होती है तो उनका एम्पलीट्यूड जो है या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। जैसे इसको ऐसे समझो, ये दो वेव्स है। ये दो, एक वेव इस तरह से है, या आप लेट से यू मान के चलो कि एक स्ट्रिंग है और इसमें हमने क्या किया, एक हम्प जनरेट किया। एक ही स्ट्रिंग है बट दो जगह मैं बना रहा हूं। एक ही स्ट्रिंग है, यहां से आप में से किसी एक ने एक हम्प जनरेट किया और इस एंड से भी किसी ने एक हम्प जनरेट किया। रस्सी में आपको पता है हम जनरेट होगा तो ये इस तरह से रस्सी ऊपर नीचे होते हुए वो हम आगे से आगे मूव करता है। तो जब ये दोनों हम्स एक जगह पर आते हैं तो दो सिचुएशन बनती है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ये, इस हम्प की हाइट ज्यादा है, इस हम्प की हाइट कम है। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के पास में आए ये हम्प, तो उस मोमेंट पर ये वाला हम्प भी इस पार्ट को, ये वाला हम्पी इस पार्ट को ऊपर उठाना चाहता है, ये वाला हम्पी इस पार्ट को ऊपर उठाना चाहता है। तो इन दोनों का नेट रिजल्ट पता है क्या होगा? इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या होगा कि इस हम्प की हाइट और ज्यादा बढ़ जाएगी, यहां पर रस्सी के हम्प्स की हाइट और ज्यादा बढ़ जाएगी।
इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जब ये दोनों हम्प्स एक दूसरे के पास में आए तो एक हम्प इस रस्सी को नीचे की तरफ लेके जाना चाहता है और एक इसको ऊपर की तरफ लेने जाता है। तो यहां पर क्या होगा, नेट रिजल्ट जो है वो छोटा हो जाएगा, यानी सबट्रैक्ट हो जाएंगे। ये ऊपर ले जाना चाहता है, ये नीचे, ये ज्यादा, इसीलिए नेट ऊपर रहेगा, लेकिन यहां हाइट बढ़ गई थी, यहां हाइट क्या हो गई, कम हो गई। इसे क्या बोला जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा या कम हो जाए, यानी जब भी दो वेव्स मिलती है तो कहीं पर उनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, कहीं पर उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। एक वीडियो है जिसके थ्रू मैं ये बताऊंगा, एक मिनट। ना, हो क्या रहा है, एक ये वाली वेव जा रही है, यहां से देखना, एक ये ग्रीन कलर वाली वेव है, और ये जो है वो इनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है, राइट। राइट नाउ ये जो ब्राउन, ये जो ग्रीन कलर है और ये जो ब्राउन कलर कुछ दिख रहा है, ये दोनों एक ही साथ है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन कलर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो गया। इसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देन अब देखिए हाइट कम होती जा रही है, ये कम हो गई और कम हो गई। अब देख रहे हो आप, फ्लैट हो रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट। अब वापस से ये जो रिजल्टेंट है, ये वेव एम्पलीट्यूड बढ़ने लगेगा। अभी एम्पलीट्यूड बहुत कम हो गया। क्यों बहुत कम हो गया, क्योंकि ये ग्रीन पार्ट इसको ऊपर ले जाना चाहता है और ये वाली वेव इसको नीचे ले जाना चाहती है, तो नेट रिजल्टेंट कम हो गया यहां पर। समझ में आया, समझ में आया। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। रस्सी के एक एंड से आप उसको पुश कर रहे हो, हम्प्स क्रिएट कर रहे हो, सामने से कोई और हम्प्स क्रिएट कर रहा है, जब वो दोनों हम्प मिलते हैं तो हो सकता है कि वहां से हम्प की जो हाइट है वो और बढ़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कम हो जाए, राइट। तो यहां से एक बार वापस से दिखा देता हूं। यहां पर एम्पलीट्यूड बहुत कम है, इसे कह सकते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड अच्छा खासा बढ़ गया, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है।
चलिए, तो ये यहां पर मैंने हल्का सा इंटरफेरेंस के बारे में और बताया। दो तरह के इंटरफेरेंस की हमने बात की, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इससे क्या होता है, तो लाइट का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है या लाइट का एम्पलीट्यूड कम भी हो जाता है। यहां पर एक डाटा मैं और दूंगा, जो लाइट होती ना उसकी इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का क्या मतलब है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यानी ब्राइटनेस भी कह सकते हो, जिसे ना ब्राइटनेस, एक ब्राइट स्पॉट है, दैट इज इंटेंसिटी। जितना ब्राइट स्पॉट होगा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, दैट इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर एम्पलीट्यूड जीरो हो गया तो कह सकते हो कि उसकी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा। इंटेंसिटी को आप ब्राइटनेस की तरह सोच सकते हो, ब्राइट स्पॉट यानी ज्यादा इंटेंस लाइट आ रही है पर सेकंड, पर यूनिट एरिया एनर्जी ज्यादा गिर रही है, दैट इज इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहां पर एक और वर्ड भी होता है, डिफ्रैक्शन भी एक वर्ड होता है, उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा करता है, तो हमारे लिए ये वर्ड्स बहुत है। ये जो टर्म्स हैं जो हमने यहां पर यूज की है वो आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी पार्ट को और आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और टर्म पर मैं आ रहा हूं यहां पर, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ठीक है, अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो रेनबो आप देखते हो ना, रेनबो इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्ट्रम। अगर एक लाइट हमारे पास आ रही है, सनलाइट से लाइट आ रही, सन से लाइट आ रही है, ट्यूबलाइट भी लाइट एमिट कर रही है, बल्ब भी लाइट एमिट कर रहा है, तो इसमें अलग अलग वेवलेंथ वाले बहुत सारे रेडिएशंस हैं, अलग अलग वेवलेंथ वाले बहुत सारे रेडिएशंस हैं। तो एक बल्ब कौन कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को एमिट कर रहा है, एक ट्यूबलाइट कौन कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को एमिट कर रही है, ये हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसका तरीका है स्पेक्ट्रम। जब आप किसी लाइट को, जब आप किसी लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास करते हो, एक प्रिज्म के थ्रू जब आप उस लाइट को पास करते हो, तो प्रिज्म क्या करता है, वो प्रिज्म, ये लाइट यहां पर आ रही है, ये आप प्रिज्म देख रहे हो, एक ये प्रिज्म क्या कर रहा है, इस लाइट को डिस्पर्स कर रहा है, अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट को अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट कर रहा है। एक्चुअली एक हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, क्या था रिफ्रैक्शन, कि लाइट जब किसी और मीडियम में जाती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ कम उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा, राइट। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे कह सकते हो, ये लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे चली गई, तो जिस इस डायरेक्शन में जाना था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कितना चेंज हो रहा है वो, कितना डेविएट कर रही है लाइट, कितनी ज्यादा डेविएट कर रही है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो यहां पर आप देखो, आपको भी पता रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम,
वायलेट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि इसकी वायलेट की वेवलेंथ कम तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा। अदरवाइज ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये क्या हो रही है, बेंडिंग हो गई, डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, डायरेक्शन जो है वो इसकी बदल गई, राइट। तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब मान लेते हैं यहां पर बहुत अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट है, तो क्या होगा, कुछ कम एंगल से रिफ्रैक्ट करेगी, कोई ज्यादा एंगल से रिफ्रैक्ट करेगी, तो यहां पर उनका क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, यहां पर उनका सेपरेशन हो जाएगा। और हमें यह पता चल जाएगा कि ये जो लाइट यहां से आ रही है उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट है। ये जो व्हाइट लाइट होती है ना, जो नॉर्मली हम कहते हैं व्हाइट लाइट, ये व्हाइट इसलिए दिखती है कि इसमें सभी विजिबल वाले रेडिएशंस होते हैं। ये थोड़ी लैंग्वेज की आदत डालोगे, सभी विजिबल वेवलेंथ वाले रेडिएशंस होते हैं, यानी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 तक के सारे रेडिएशंस होते हैं, इसीलिए हमें व्हाइट दिखती है। लेकिन जैसे ही आप इनको अलग अलग करोगे आपको कलर्स दिखने लगेंगे, जैसे यहां पर कलर्स दिख रहे हैं, ये सारे जैसे यहां पर आपको कलर्स दिख रहे हैं। तो लिखिए यहां पर स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक दो पॉइंट्स में यहां पर लिखवाना चाहता हूं। देखिए ये डायग्राम्स तो आप इस तरह से तो नहीं बना सकते, हाँ, लेकिन एक प्रिज्म का डायग्राम हम जरूर बनाएं। अगर नेक्स्ट टाइम कोई कहे कि प्रिज्म, तो इसका डायग्राम जरूर आपको, ये इस तरह से, ये लाइट यहां से आ रही है, ये लाइट एक लाइन में नहीं है, एक प्लेन में है, और लाइट क्या हो गई, यहां से रिफ्रैक्ट हो गई, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में चलेगी। तो यहां पर अगर कोई स्क्रीन रखी हुई है तो यहां पर आपको यूं कह दो, रेड कलर यहां स्ट्राइक करेगा, वायलेट कलर यहां होगा, और बाकी के कलर उसके बीच में होंगे। अगर बाकी के कलर से वायलेट सबसे नीचे, रेड सबसे ऊपर, ये यहां पर एक प्रिज्म ये रखा हुआ है। समझ में आई बात। एक दो लाइंस में लिखवा रहा हूं यहां पर, वो लिख लीजिए इससे रिलेटेड। लिखिए, when a beam of light is passed through a prism, it splits the beam into different beams depending upon the wavelength. The collection of such a dispersed light giving its wavelength composition is called spectrum.
When a beam of light is passed through a prism, it splits the beam into different beams depending upon the wavelength. The collection of such a dispersed light giving its wavelength composition is called spectrum. अब ऐसे इमेजिन करो इस चीज को कि हमारे पास यहां से बहुत सारे रेडिएशंस आ रहे हैं, लेकिन उसमें केवल तीन तरह के ही तीन वेवलेंथ वाले ही रेडिएशंस है। रेडिएशंस बहुत सारे हैं, रेडिएशंस बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें तीन वेवलेंथ वाले ही रेडिएशंस है। तो होगा क्या, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सारे यहां आके टकराएंगे, जिसकी उससे थोड़ी कम है वो यहां आके टकराएंगे, जिसकी इससे और कम है वो यहां आके टकराएंगे। बट ये एक ही लाइन नहीं है, एक ही प्लेन में है। तो अगर आप इस स्क्रीन को सामने रखोगे ना, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो इसको सामने रखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहां पर एक यूं कह दो रेड, येलो और वायलेट ले लेते हैं, तो यहां पर आपको एक रेड कलर वाली लाइन दिखेगी, यहां पर येलो कलर वाली लाइन दिखेगी और यहां पर आपको वायलेट कलर वाली लाइंस दिखेगी। अगर तीन ही वेवलेंथ वाली लाइट है, यूं मान लो समथिंग लाइक दैट, तो रेड कलर वाली कुछ भी वैल्यू मान ले सकते हो कि 4000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, ये ऐसे ही ले रहा हूं रेंडमली, 4000 एंगस्ट्रॉम, ये 6000 एंगस्ट्रॉम, राइट, और ये 7000 एंगस्ट्रॉम। तो ये तीन तरह के ही रेडिएशन से 7000 वाले सब यहां आके टकराएंगे, 6000 वाले सारे यहां आके टकराएंगे, 4000 वाले सारे यहां आके टकराएंगे। तो आपको तीन लाइंस दिखेगी। कह सकते हो अगर तीन लाइंस दिख रही है इसका मतलब केवल तीन डिफरेंट वेवलेंथ वाले ही रेडिएशंस है। रेडिएशंस तीन नहीं है, ध्यान रखना, रेडिएशंस तो बहुत सारे हैं बट उनकी वेवलेंथ केवल तीन तरह की ही है, राइट। तो यहां पर ये जस्ट एक आइडिया दिया स्पेक्ट्रम का। इसका फायदा क्या है, इसका क्या फायदा है वो अभी हम देखेंगे, इसका एडवांटेज क्या है। बट सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी बल्ब जो लाइट एमिट कर रहा है, ट्यूबलाइट जो एमिट कर रहा है, उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट है, उसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो क्या है, स्पेक्ट्रम। वो क्या है, स्पेक्ट्रम। समझ में आई बात मेरी कि इस तरह से हम, ये डायग्राम से भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, ये एक तरह का क्या मिल रहा है आपको, स्पेक्ट्रम। दिस इज नथिंग बट स्पेक्ट्रम। रेनबो भी एक तरह से स्पेक्ट्रम है, हाँ, लेकिन यहां पर कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ कलर दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इस व्हाइट लाइट में सभी वेवलेंथ वाले रेडिएशंस है। 4000 एंगस्ट्रॉम, 4001, 4002, 4003, 4004, तो सभी वेवलेंथ वाले रेडिएशन है। कोई यहां टकरा रहा है, कोई उसके जस्ट पास में, फिर कोई उसके पास में, वो सब इतना क्लोजली स्ट्राइक कर रहे हैं कि आपको कोई गैप ही नहीं दिख रहा है। और ये ध्यान रखना, एक और चीज बताऊं, ऐसा नहीं कि रेड वेवलेंथ वाली केवल एक ही वेवलेंथ होगी। रेड की भी अपनी एक रेंज है, येलो की भी अपनी रेंज है, ब्लू की भी अपनी रेंज है। हो सकता है 4000 से 4300 तक वायलेट हो, फिर उसके बाद कुछ और हो, और कुछ तो मिक्स्ड कलर होंगे जहां पर हमें ये बताना भी मुश्किल होगा कि ये कलर एग्जैक्टली कौन सा है। स्पेक्ट्रम में कोई 7 कलर कंपलसरी नहीं है। विजिबल लाइट, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम लोगे तो 7 कलर्स दिखेंगे। बाकी स्पेक्ट्रम में कोई ऐसा नहीं कि 7 कलर्स हमेशा दिखेंगे। विजिबल लाइट का अगर स्पेक्ट्रम लेते हो तो 7 कलर्स दिखेंगे, अदरवाइज तो कुछ भी हो। यूवी का भी होगा, एक्सरेज का भी स्पेक्ट्रम होता है, गामा रेज का भी स्पेक्ट्रम होता है, इंफ्रारेड का भी स्पेक्ट्रम होता है, राइट। वो मुझे नहीं पता ब्लैक कैसे बनता है और वो कैसे बनता है, दैट आई डू नॉट नो, राइट। वो मिक्सिंग से क्या होता है वो सारी हो सकता है कुछ और कलर। नाउ अब यहां पर ये जो स्पेक्ट्रम है, इन स्पेक्ट्रम्स को भी हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम है दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो आप, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रम को अभी मैं समझाऊंगा, पहले चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। एमिशन को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, कंटिन्यूअस
और डिसकंटिन्यूअस। और ये जो डिसकंटिन्यूअस है इसको फर्दर दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। चलिए वन बाय वन करके इनको समझते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एमिशन स्पेक्ट्रम से। ठीक है, तो यहां पर अब एमिशन स्पेक्ट्रम की मैं बात करूंगा। वर्ड एमिशन कहां से आया? तो अगर किसी एमिटेड लाइट को आप प्रिज्म के थ्रू पास कर रहे हो, किसी एमिटेड लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो इसे हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। लिखिए यहां पर एक दो लाइन। when emitted light when emitted light is passed through a prism to get spectrum, it is called emitted spectrum। बड़ा सिंपल सा, कोई भी बल्ब जो लाइट एमिट कर रहा है, ट्यूबलाइट जो लाइट एमिट कर रही है, सन से जो लाइट आ रही, कोई ना कोई तो एमिट कर ही रहा होगा। देखो यार, लाइट है तो कोई ना कोई एमिट कर ही होगा। तो उसको अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो उससे हम कहते हैं एमिटेड लाइट, और उसका जो स्पेक्ट्रम होगा, एमिटेड मतलब बल्ब भी लाइट एमिट कर रहा है। इवन एक और चीज मैं आपको बता दूं, बल्ब ट्यूबलाइट ये तो हमें सब पता ही है। एक लेफ्ट से कोई पीस है लोहे का, कोई सैंपल है, उसको आपने हीटअप कर दिया, अगर वो कूलिंग हो रही है, वो वापस ठंडा हो रहा है, तो वो भी रेडिएशन से एमिट कर रहा है, वो भी एनर्जी एमिट कर रहा है, वो भी एमिटेड लाइट है। हाँ, वो दिखती नहीं है हमें, वो दिखती नहीं है, बट वहां से भी कोई भी अगर कूलिंग हो रही है, ठंडा हो रहा है, तो वो भी एनर्जी तो एमिट कर रहा है, मतलब वो भी रेडिएशन से एमिट कर रहा है। तो जैसे एक गैस है, उसको आपने हीटअप करके रख दिया, अब वो अगर ठंडी हो रही है तो वो भी एनर्जी एमिट कर रही है, राइट। उसको प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसके दो केसेस थे, पहला है कंटिन्यूअस, पहला है कंटिन्यूअस और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। लाइट एमिटेड बाय दी, लाइट लिख दो या रेडिएशंस भी लिख सकते हो आप, लाइट या रेडिएशंस एमिटेड बाय दी bulb, tube light, etc. usually consist of radiations of all the wavelength of visible range, ऑल दी वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेंज। मतलब क्या हुआ इसका कि 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम तक के सारे वेवलेंथ वाले रेडिएशंस होते हैं। 4000 का भी होगा, 4001, 4002, 4003 सभी के होंगे, राइट।
तो यहां पर when such a light is passed when such a light is dispersed, लिख दो डायरेक्ट, through the prism, we get continuous bands of color called continuous light. एग्जाम्पल इसका रेनबो। जो रेनबो है वो एक तरह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। रेनबो है जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। सब लिखा हुआ बेटा यहां पर, लाइट एमिटेड बाय द बल्ब, सीधा सीधा सब लिखा हुआ यहां पर। उसको प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो जनरली जैसे बल्ब और ट्यूबलाइट क्या होते हैं, इसमें विजिबल रेंज के सारे रेडिएशंस होते हैं। तो क्या होगा, कंटिन्यूसली कोई ना कोई आपको कलर दिखेगा ही दिखेगा, कहीं पर भी गैप नहीं होगा, कंटिन्यूसली आपको कलर्स दिखेंगे। इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इनफैक्ट यूं कह दो, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये किसका एग्जाम्पल है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको कोई ना कोई कलर दिख रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और अगर आप बल्ब, ट्यूबलाइट, सनलाइट, इन सब का स्पेक्ट्रम लेते हो तो हमेशा वो कैसा आएगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया। देन बात करते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो, जनरली क्या होता है, एक कंटेनर में आपने हाइड्रोजन एटम्स भर दिए, हाइड्रोजन गैस भर दी, अब आप उसको हीटअप करके उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो, तो जब वो हाइड्रोजन गैस की कूलिंग होती है ना, तो वो सभी वेवलेंथ वाले रेडिएशन से एमिट नहीं करती। उसमें कुछ 4, 5, 6 पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले ही रेडिएशंस होते हैं जिन्हीं के थ्रू वो लाइट यानी एनर्जी एमिट करती है। तो उसको अगर आप प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो आपको कंटिन्यूसली कलर्स नहीं दिखेंगे, एक जगह कलर दिखेगा, फिर गैप आएगा, फिर कलर दिखेगा, फिर गैप आएगा। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लिखे, when light consisting of radiations of few particular wavelength we get discontinuous spectrum. राइट अब इसी में जैसे मान लेते हैं कि कोई लाइट आ रही है, जैसा मैंने अभी डायग्राम भी बनाया था, केवल 3 ही तरह के रेडिएशंस हैं, तो यहां पर यूं कह दो 3 तरह की आपको लाइंस दिखेगी, केवल 3 तरह की लाइंस दिखेगी, λ1, λ2, λ3। तो यूं कह दो ये λ1, λ2, λ3। ये लाइंस कैसे दिख रही है, समझ में आया आपको? ये लाइंस क्यों, क्योंकि यहां पर एक स्क्रीन रखी हुई है, ऊपर ही ऊपर उस स्क्रीन पर ये λ1 वाले रेडिएशन टकराएंगे, उसके नीचे λ2, उसके नीचे λ3। यहां पर एक स्क्रीन इमेजिन करना, ध्यान रखना।
और ये जो लाइट आ रही है ये यहां पर एक प्लेन में आ रही है, एक प्लेन में आ रही है। दिखता जरूर है कि यहां से लाइन में, क्योंकि आप जिस एंगल से देख रहे हो, आप जिस एंगल से देख रहे हो वो एक लाइन दिख रही है, बट वो लाइन में नहीं है, वो एक प्लेन में है। ऊपर ही ऊपर उस प्लेन में, यानी इस ऊपर वाले प्लेन में रेड कलर दिखेगा, उसके नीचे फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वायलेट, ऐसे दिख रहा है। इस तरह से आपको कलर दिखेगा, राइट। तो यहां पर अगेन मैं इसको ऐसे पुट कर सकता हूं कि जितनी लाइंस आपको दिख रही है, अगर 3 लाइंस दिख रही है, इसका मतलब इस लाइट में केवल 3 वेवलेंथ वाले ही रेडिएशन है। 5 लाइंस दिख रही है यानी 5 वेवलेंथ वाले ही रेडिएशन है। तो कभी कभी अब यहां पर टर्मिनोलॉजी पता क्या होती है, इन लाइंस की वेवलेंथ निकालो। तो बहुतों को अजीब सा लगता है, लाइन की वेवलेंथ का मतलब, लाइन की वेवलेंथ का मतलब, तो बेटा ये लाइन जो है ना एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले रेडिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है, उस रेडिएशन की वेवलेंथ निकालनी है। लाइन की कोई वेवलेंथ नहीं होती, बट ये लाइन किसके कारण बनी, इस लैम्डा 1 वाले रेडिएशन के कारण। तो आपको इस रेडिएशन की वेवलेंथ बतानी है, और तरीके हैं, एंगल से पता चल जाता है। देखो किसी एक रेडिएशन की वेवलेंथ पता हो और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता हो, तो यहां पर अगर मुझे पता है कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर थीटा, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। अगर मुझे किसी का थीटा 1 थीटा 2 पता है, किसी एक की वेवलेंथ पता है, तो यहां से हम दूसरे की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि अच्छा पता चल गया इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पुट करो, उससे उसकी क्या निकल के आ जाएगी, वेवलेंथ निकल के आ जाएगी, राइट। तो दिस इज डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हाँ, इसी में 2 कैटेगरीज और है, डिसकंटिन्यूस में 2 कैटेगरीज और है, लाइन और बेंड। और मैं आपको बता दूं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी मेटल्स होते हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, उन सब का स्पेक्ट्रम जो है वो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है। गोल्ड को हीट अप करके छोड़ दो, वो रेडिएशन एमिट करेगा, उसमें बहुत सारे वेवलेंथ वाले रेडिएशन ही होंगे, 10-15 लिमिटेड नंबर ऑफ रेडिएशन ही होंगे। तो उन सब का जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, गैसेज हैं, उन सब का स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, डिसकंटिन्यूस। और जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए हम क्या करते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स जो होता है ना, वो यूं कहते एक ह्यूमन बीइंग का यूनिक होता है, वो किसी के साथ मिक्स नहीं होता है। हर एक पर्सन का, हर एक ह्यूमन बीइंग का फिंगरप्रिंट्स यूनिक होता है। उसी तरीके से हर एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, वो भी यूनिक होता है। वो यूनिक स्पेक्ट्रम होता है, ऑक्सीजन का अलग, नाइट्रोजन का अलग, हीलियम का अलग, गोल्ड का अलग, सिल्वर का अलग। तो आज की डेट में अगर कभी आपको कोई अलॉय दिया जाए और कोई आपसे पूछे कि यार बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, तो ऐसी मशीन्स आती है जो उसका क्या निकालती है, स्पेक्ट्रम लेती है और ये देखती है कि अच्छा इसके अंदर इन इन वेवलेंथ वाले रेडिएशन है, ये कॉम्बिनेशन तो केवल गोल्ड में आता है, तो इसके अंदर गोल्ड भी है। फिर देखता है कि ये वेवलेंथ वाले रेडिएशंस है, ये तो केवल सिल्वर में ही होता है, मतलब ये सिल्वर भी है इसके अंदर। तो इस तरह से एक टाइम था जब एक अलॉय के अंदर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर कौन कौन सा एलिमेंट है ये पता करने में बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि लेबोरेटरी में लेके जाओ, उनकी रिएक्शंस करो, अच्छा ये वाला प्रेसिपिटेट बना, इस कलर का प्रेसिपिटेट बना तो गोल्ड है, इस कलर का प्रेसिपिटेट बना तो सिल्वर है, और वो इतने एग्जैक्ट नहीं होते थे। आज की डेट में विद इन 10 मिनट्स पता चल जाता है कि इस अलॉय में सिल्वर कितना, गोल्ड कितना है, वो कितना, और वो सब किसकी हेल्प से, स्पेक्ट्रम की हेल्प से। हाँ, बट पूरा डिटेल में और जाना पड़ेगा, बट ये सब बहुत आसानी से विद इन 10 मिनट्स, और वो भी सैंपल को बेकार नहीं करना होता, सैंपल वैसा का वैसे ही रहता है, उसको किसी के साथ रिएक्ट नहीं करवाना होता है, उसको हीटअप करो, वापस वो ठंडा होगा, रेडिएशन एमिट करेगा, और उससे पता चल जाएगा कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ये सब स्पेक्ट्रम के कारण हुआ है। तो यहां पर लाइन और बेंड की कोई डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं। लाइन में क्या होता है, ऐसी केवल लाइंस दिखती है 1 2 3, और बेंड में क्या होता है, एक साथ बहुत सारी लाइंस दिखती है, फिर थोड़ा सा गैप आ जाता है, फिर एक बेंड दिखेगा, फिर इस तरह से कुछ गैप होगा। तो इसे बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम और इसे बोला जाता है बेंड स्पेक्ट्रम, राइट। लाइन और बेंड,
ये दोनों ही डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, डिसकंटिन्यूस के एग्जांपल्स। दिख रहा है स्क्रीन पर? एक बल्ब है, इससे जो लाइट एमिट हो रही है वो एक प्रिज्म के थ्रू पास की, तो इसमें सभी वेवलेंथ वाले रेडिएशन है। तीन स्ट्रिप्स को ऐसे रख दिया हॉरिजेंटली, आप चाहो तो वर्टिकली इमेजिन कर सकते हो। यहां खड़ा कर देना इसको वापस, तो यहां पर रेड कलर, फिर इस तरह से वायलेट कलर सबसे नीचे जा रहा है। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का, कंटिन्यूस का। और ये जो है वो डिसकंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस। इसमें आप नोटिस करो, एक लाइन यहां दिखी, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, बस एक एक दो दो लाइंस दिख रही है। ये किसका है? किसी गैस को आपने यहां हीटअप करके छोड़ दिया, किसी गैस को हीटअप करके छोड़ दिया, अब वो लाइट एमिट करी, कूलिंग हो रही वहां पर, तो वो जो वेव रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं वो हम यहां से पास कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ कुछ लाइंस दिख रही है, एक दो तीन, इसे हम बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब मैं आऊंगा इसके बाद अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर। राइट, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। अब हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं मैं। अब यहां पर ध्यान रखना, एक फैक्ट है, और वो फैक्ट ये है कि कोई भी सब्सटेंस जिन वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एमिट करता है वो उन्हीं वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करता है। यानी अगर उसका टेम्परेचर कम है, उसको आप हीट अप कर रहे हो, तो उन्हीं वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जब वो कूलिंग हो रही है तो उन्हीं वेवलेंथ वाली लाइट को वो एमिट करेगा। यानी जिनको एब्जॉर्ब करता है उन्हीं को एमिट करता है, जिनको एमिट करता है उसी को एब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करना, राइट। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखो पहले, इट इज ए वेल नोन fact that a substance absorb all the radiations at lower temperature which it emits at higher temperature. Which it emits at हायर टेम्परेचर, जिनको वो हायर टेम्परेचर पर एमिट करता है उन्हीं को वो लोअर टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब भी करता है। When a beam of white light is passed through a substance, it absorbs radiation of some
specific wavelength when such a such an absorbed light is dispersed to is dispersed by prism, it is called absorption spectrum. बेटा एनर्जी बोलो, लाइट बोलो, हीट बोलो, रेडिएशन बोलो, सबका मतलब एक ही है। एनर्जी, लाइट, हीट, रेडिएशंस, ऑल आर सेम थिंग्स, कोई डिफरेंस नहीं है। सही बोल रहे हो। लिखा हुआ पढ़े, इसको पढ़ो, समझा देता हूं, इसको लिख लो फिर समझा देता हूं। मलय बहुत बढ़िया, आपने मोल कॉन्सेप्ट के O1 S1 कर लिया, जेई मेंस कर ली, बहुत बढ़िया याद, बहुत बढ़िया। रोहित, कोई भी स्टूडेंट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर को बिना मोल कॉन्सेप्ट गैस स्टेट के पढ़ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चैप्टर है। हाँ, बट धीरे धीरे मोल, गैस स्टेट इनको कवर करें, 1-1.5 महीने के अंदर उनको भी कवर कर ले, साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी करता रहे। समझाता हूं इसको। यहां पर अब क्या हो रहा है, जैसे ये बल्ब है, सुनना अच्छी तरह से, ये बल्ब है, ये बल्ब व्हाइट लाइट को एमिट कर रहा है, मतलब यहां से जो लाइट निकल रही है उसमें सभी वेवलेंथ वाले रेडिएशन है, लेकिन उसको हमने किसके थ्रू पास किया, किसी गैस के थ्रू, कोल्ड गैस। तो ये गैस क्या करेगी, इसमें से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले रेडिएशंस को उसने अब्सॉर्ब कर लिया। ये कौन से वेवलेंथ वाले रेडिएशन को अब्सॉर्ब करेगी, जिनको ये हायर टेम्परेचर पर एमिट कर रही है। हायर टेम्परेचर पर ये इस λ1, λ2, ये कुछ λ3, λ4 इनको एमिट कर रही है। तो यहां पर क्या होगा कि अब ये जो विजिबल लाइट है उसमें से λ1, λ2, λ3 ये वाले रेडिएशंस क्या होंगे, ये गैस अब्सॉर्ब कर लेगी, खा जाएगी, यूं कह दो ये वाली गैस इन वेवलेंथ वाली लाइट को खा जाएगी, अब्सॉर्ब कर लेगी। अब जो यहां से अब्सॉर्ब्ड लाइट निकल रही है उसमें इन वेवलेंथ वाले रेडिएशन है ही नहीं, बाकी सारे हैं, बाकी सारे हैं, बट λ1, λ2, λ3, λ4 ये नहीं है। तो अब क्या होगा, जब हम इसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो बाकी सारे वेवलेंथ वाली लाइट है, लेकिन ये λ1 वाली गायब हो गई। तो इसीलिए यहां पर आपको कोई कलर नहीं दिख रहा है, यहां पर कोई कलर नहीं दिख रहा है, इनकी जगह पर कोई कलर नहीं दिख रहा है, इसकी जगह पर कोई कलर नहीं दिख रहा है। क्यों कलर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये वेवलेंथ वाली लाइट तो ये गैस खा गई भाई। कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, बाकी कलर्स दिख रहे हैं। तो यहां पर हमें इसको देख के समझ में आ जाएगा, यहां पर कोई कलर नहीं दिख रहा, इसको ऐसे भी बोलते हैं कोई कलर नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहां पर डार्क लाइंस दिख रही है, यहां पर डार्क लाइंस दिख रही है। इसे बोला जाता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसे बोला जाता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बेटा कृष्णा, जो समझा रहा हूं पहले वो समझो अच्छी तरह से, हॉट की जगह कोल्ड और कुछ भी क्वेश्चन ढंग से पूछो, जो अभी समझा रहा हूं वो सुनो। राइट, तो यहां पर देखिए ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, एमिशन में यहां से लाइन आ रही है,
लेकिन इस कंटिन्यूस में इन वेवलेंथ वाली लाइट को ये गैस एब्जॉर्ब कर चुकी है, तो बाकी तो कलर्स दिख रहे हैं लेकिन यहां से ये मिसिंग है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमेशा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमेशा क्या होगा, एमिशन में जहां कलर्स दिखेंगे, जहां एमिशन में कलरफुल लाइंस दिख रही है, एमिशन में उनके कॉरस्पॉन्डिंग डार्क लाइंस दिखेगी। डार्क लाइंस का मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं वहां पर, इसीलिए डार्क लाइन हो जाएगी। एमिशन में जहां पर आपको ब्राइट लाइंस दिखती है, एमिशन में उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या दिखेगी, डार्क लाइंस। यहां पर एक चीज और लिख सकते हो, इन absorption spectrum we get dark lines in place of bright lines in the emission spectrum। एमिशन स्पेक्ट्रम में जहां पर ब्राइट लाइंस होती है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम उनकी जगह क्या देखते हैं, डार्क लाइंस देखते हैं। सुखप्रीत बिल्कुल सही कहा, अगर कोल्ड गैस रास्ते में नहीं होगी तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाएगा। अगर यहां पर ये कोल्ड गैस नहीं होगी तो ये वही वाला सीन हो गया, सेम सिचुएशन आ जाएगी। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाले सब्सटेंस नहीं होते, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो बल्ब, ट्यूबलाइट और इनसे निकलता है। इस तरह से सोचो, एक सब्सटेंस का, एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई स्पेक्ट्रम। अब ध्यान रखना, आगे चल के मैं अगर बोल रहा हूं लाइन की वेवलेंथ, ये लैंग्वेज को अच्छी, लाइन की वेवलेंथ मतलब क्या हुआ, लाइन की वेवलेंथ मतलब ये लाइन किसी न किसी रेडिएशन के कारण है तो इसकी रेडिएशन की वेवलेंथ, ये लाइन भी किसी न किसी रेडिएशन के कारण है तो उस रेडिएशन की वेवलेंथ, लाइन की वेवलेंथ मतलब रेडिएशन की वेवलेंथ हो गई। चलिए, जिनको थोड़ा थोड़ा कुछ डाउट है वो वापस से सुन लें, इसी चीज को वापस से सुन लें। अब हम यहां से थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, यहां से अब हम और आगे बढ़ रहे हैं, एक और पार्ट पर मैं आ रहा हूं जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। जस्ट अ मिनट। अब क्या हुआ, अराउंड 1860s के आसपास, 1860s के आसपास मैक्सवेल ने बहुत अच्छी तरह से, सुनना भी इस चीज को ढंग से, मैक्सवेल ने बहुत अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया कि अर्थ, सन से अर्थ तक लाइट कैसे आ रही है, बिना मीडियम के कैसे आ रही है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे ट्रेवल करती है, उसकी अपनी थ्योरी दी। और वो बहुत ही साइंटिफिक थी, यूं कह सकते हो कि थ्योरी थी उसकी, वेल एक्सप्लेन्ड थ्योरी थी, तो उसको एक्सेप्ट किया गया और
हाँ कि हाँ ये जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है बिल्कुल सही है। ये बात थी अराउंड 1864 के आसपास जब मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की। उसके बाद आफ्टर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक और वेरी वेल नोन एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट। अब सुनते रहना बेटा, लिखने का ज्यादा कुछ है नहीं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट, ये ब्लैक बॉडी वर्ड पता कहां से आया? ये ब्लैक बॉडी वर्ड आया ब्लैक होल से। स्पेस में हम कहते हैं ना ब्लैक होल्स होते हैं, ये ब्लैक होल क्या होते हैं जो स्पेस में होते हैं? बताओ देखिए। जो स्पेस में हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं, बताओ क्या जानते हो इनके बारे में? अभी बोहर मॉडल और सब आएगा बेटा, अभी टाइम है उसमें। ब्लैक होल के लिए कहा जाता है कि उसमें कुछ भी एंटर कर जाए तो वापस बाहर नहीं आता। यानी अगर लाइट भी उसमें एंटर कर रही है तो वो लाइट अंदर ही रह जाती है, तो आप उनको देख ही नहीं सकते हो। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, पता आप कैसे देखते हो? कि जब लाइट वहां से निकल के आपकी आंखों तक आती है, आप टॉर्च से जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो टॉर्च से लाइट उस पर गिरती, वहां से लाइट वापस आपकी आंखों तक आती टकरा के। बट ब्लैक होल में आप कोई लाइट टॉर्च से लाइट लगाओगे तो वो वापस आएगी नहीं। तो इसलिए आपको वहां पर कुछ भी नहीं दिखता है। तो ब्लैक बॉडी के लिए भी हम यही कहते हैं कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, देखो परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो कुछ होती नहीं है, बट ब्लैक बॉडी ऐसी एक ब्लैक बॉडी, इसको हम कहते हैं जिस पर किसी भी वेवलेंथ वाली लाइट अगर गिरे तो उन सभी वेवलेंथ वाली लाइट को वो क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर, विच कैन एब्जॉर्ब और एमिट लाइट ऑफ एनी वेवलेंथ, राइट। अरे बेटा, अभी ब्लैक होल कैसे डिस्कवर हुआ और वो कैसे डिस्कवर हुआ वो नहीं पढ़ सकते ना। जेई छोड़ दो, फिर आ जाओ, पढ़ेंगे आराम से। जेई करना छोड़ दो, एग्रीड। ब्लैक होल का एग्जाम्पल पता नहीं, क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा सोचा करो, थोड़ा सोचा करो कि मेरे इस क्वेश्चन का कोई मतलब है, कोई रिलेवेंस है या नहीं है। राइट, सुनते रहो, नहीं तो पहले सुनने की आदत डालो। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हुआ। आप एनसीईआरटी से अच्छी तरह से इस सारी चीजों को पढ़ सकते हो। और उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स कुछ इस तरह से थे। यहां पर वाई एक्सिस पर है इंटेंसिटी, ध्यान रखना ये इससे रिलेवेंट नहीं है, थोड़ा दूर कर देता हूं। इंटेंसिटी वही ब्राइटनेस जिसे कह सकते हो आप, और वेवलेंथ। तो जब किसी T1 टेम्परेचर पर यह कर्व प्लॉट किया गया, T1 टेम्परेचर पर, यानी एक ब्लैक बॉडी को हीटअप किया गया, यूं मान लो एक ब्लैक बॉडी को हीटअप किया गया। हीटअप करने के बाद जब उससे वापस जो रेडिएशंस निकल रहे थे, तो ये देखा गया कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन सबसे ज्यादा थे, इंटेंसिटी ज्यादा। यूं मान लो कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले रेडिएशन सबसे ज्यादा थे, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले किस टेम्परेचर पर? T1 टेम्परेचर पर। लेकिन जब हमने ये कर्व क्या बता रहा है? हाइट ज्यादा मतलब उस पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले रेडिएशंस ज्यादा।
यानी कह सकते हो लेमडा 1 वाले रेडिएशंस कम है, लेमडा 2 वाले ज्यादा है, और लेमडा 3 वाले तो सबसे ज्यादा है। राइट? हाइट ज्यादा मतलब नंबर ऑफ रेडिएशंस ज्यादा हैं उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का। राइट? अब जब यही कर्व किसी T2 टेम्परेचर पर बनाया गया, किसी T2 टेम्परेचर पर, तो हम क्या देखते हैं कि एक हायर टेम्परेचर वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1, ये रिजल्ट्स है। ऐसा क्यों आया इस पर कोई दिमाग मत लगाना, ये रिजल्ट्स हमारा ऑब्जर्वेशन है। इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। तो अब जो T2 टेम्परेचर पर हमने देखा कि कम वेवलेंथ वाले रेडिएशंस ज्यादा एमिट हो रहे हैं, यानी इस बार मैक्सिमा जो आया वो लेमडा 3 पर नहीं आया, इस बार मैक्सिमा किस पर आया? लेमडा 2 पर आया, जो कि उससे कम है, जो कि उससे कम है। राइट? तो अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रिजल्ट्स हैं। यस, बिल्कुल सही कहा। ये मैक्सवेल इक्वेशन में भी हमने इस तरह के रिजल्ट्स प्लॉट किए थे, लगभग उसी तरह से कुछ चीज यहां पर आ रही है। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कर्व कुछ इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। ये रिजल्ट्स बस याद रखो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां पर पूछ रहे हैं कि इंटेंसिटी क्या है। अब उनको क्या बताऊं मैं, 2 मिनट थोड़ी देर पहले मैंने इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखवाई थी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, बट उनको पता ही नहीं है साहब, वो भूल गए। यहां फिर से वर्ड पूछा तो सर इंटेंसिटी क्या, वो फिर से बता दो। क्यों? पहले थोड़ी देर पहले लिखा था सर, अब थोड़ी याद है हमें, फिर पूछने लग गए कि इंटेंसिटी क्या है। देन अब खैर इससे हमें कोई मतलब अब हुआ क्या कि इस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के रिजल्ट्स को जब मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन करने लगे, तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ये रिजल्ट्स एक्सप्लेन हुए ही नहीं। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो यहां पर फेल हो गई, हम उसको यहां पर अप्लाई नहीं कर पाए, यूज ही नहीं कर पाए। जैसे आपने देखा ना, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन रियल गैसेस के लिए यूज नहीं होती, वो वहां फेल हो जाती है। तो रियल गैसेस के लिए अब कोई और इक्वेशंस है। तो उसी तरह से ये भी लाइट ही है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्या निकल रहे? रेडिएशंस। उन रेडिएशंस के रिजल्ट्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे साहब। तो अब प्लांक्स ने सोचा क्या किया जाए, तो प्लांक्स ने समहाउ उनको एक्सप्लेन कर दिया अराउंड, यानी टाइम, ये लगभग बात है 9 मतलब ऑलमोस्ट 1890 या 1895 इसके आसपास की, मतलब एट द एंड ऑफ द, यूं कह दो, एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। राइट? एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो प्लांक्स ने उसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन प्लांक्स का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से जस्ट उल्टा था साहब। यानी अगर हम प्लांक्स की बात मान लें तो ये रिजल्ट्स तो एक्सप्लेन हो जाएंगे, बट मैक्सवेल की थ्योरी पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, वो बेकार हो जाएगी। तो यूं कह सकते हो कि दोनों, प्लांक्स की जो थ्योरी है, जो उससे प्लांक्स ने ये एक्सप्लेन किया है, और मैक्सवेल की जो थ्योरी है, वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर हम प्लांक्स थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं तो मैक्सवेल की थ्योरी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, जबकि मैक्सवेल की थ्योरी वेल एक्सेप्टेड थी, अच्छी तरह से उसको देखा गया था। इवन आपको मैं बता दूं, अभी प्लांक्स ने क्या कहा मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन प्लांक्स ने जब अपनी थ्योरी दी फाइनली, तो प्लांक्स ने पता क्या बोला कि यार देखो, जो थ्योरी अभी मैं दे रहा हूं ना,
टाइम बिंग के लिए यूज कर लो। जिस दिन कोई और अच्छी थ्योरी मिलेगी, मेरी वाली थ्योरी को हटा देना, मेरी वाली थ्योरी को फेंक देना, वो किसी काम की नहीं है, बट टाइम बिंग हम इसको यूज करेंगे। यानी प्लांक्स को खुद अपनी थ्योरी पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो वो कह रहा है वो सही है, बट उसने कहा कि इससे रिजल्ट्स जरूर एक्सप्लेन हो रहे हैं। ये तो बाद में, प्लांक्स की बात 1905 में 1905 में आइंस्टाइन ने भी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। और आइंस्टाइन ने यह कहा कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को ही यूज करना पड़ेगा। वहां पर भी मैक्सवेल की थ्योरी फेल हो जाती है। तो फिर लगा कि भाई प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को रिजेक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रिजल्ट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब किसकी थ्योरी से एक्सप्लेन हो रहे हैं? प्लांक्स थ्योरी से हो रहे हैं। मैक्सवेल की थ्योरी से ये एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं। अभी सुनते रहो बेटा, बहुत सारी चीजें, बहुत साइंस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, आगे भी होंगे, बट ये जो टाइम था, यूं कह सकते हो नियरली 1900 से लेकर 1930 तक, 1900 से लेकर 1930 तक साइंस यूं कह दो पूरी बदल गई। साइंस जो उससे पहले सोचते थे साइंस के बारे में, यूं कह दो साइंस पूरी बदल गई, सोचने का तरीका बदल गया। साइंस यूं कह दो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, आसान नहीं हुई चीजें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस वहां पर आ गई। ये 30 सालों के अंदर आप ये कह सकते हो। तो अब क्या कहा प्लांक्स ने, पहले उसकी बात करते हैं। प्लांक्स ने क्या कहा, मैं उसकी बात करता हूं। तो उससे पहले प्लांक्स ने क्या कहा, उससे पहले हम एक और चीज समझेंगे यहां पर कि लाइट और पार्टिकल्स, हम ये कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसमें या तो पार्टिकल्स है यानी मैटर है, दिखता है आपको, और दूसरा पता है क्या है? लाइट यानी एनर्जी है। इनफैक्ट आपको पता है हम लाइट को लाइट को पार्टिकल्स में, पार्टिकल्स को लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, mc²। एक मैटर को आप पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और उल्टा भी हम बोलते हैं एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम ये कहते हैं कि इस यूनिवर्स में या तो एनर्जी है या पार्टिकल्स यानी मैटर है। ये जो एनर्जी होती है हम कहते हैं इट शोज वेव नेचर। एनर्जी जो होती है वो वेव नेचर को शो करती है, और पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। व्हाट इज वेव नेचर? व्हाट इज वेव नेचर? जब बात इसकी आती है तो वेव नेचर का मतलब होता है जो वेव्स होती है दे शोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, यानी वेव किसी सरफेस से टकराती तो कुछ पार्ट उनका रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। वेव्स के लिए हम बोलते हैं। पार्टिकल थोड़ी किसी से टकराएगा तो कुछ रिफ्रैक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता, पार्टिकल नहीं होता। तो लाइट की वेव नेचर होती है। लाइट शोज इंटरफ्रेंस, लाइट शोज रिफ्लेक्शन, लाइट शोज रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, ये क्या है? शो करता है वेव नेचर ऑफ लाइट। प्लस वेव नेचर हम यूं भी बोलते हैं कि जैसे मेरे पास एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही सन से, ट्यूबलाइट से, किसी भी सोर्स जो कि एनर्जी एमिट कर रहा है, और मुझे एनर्जी चाहिए, तो यूं कह सकता हूं कि एक एनर्जी जो होती है ना, वेव नेचर जो होती है कहते कंटिन्यूस एनर्जी होती, कंटिन्यूसली एनर्जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, बल्ब से एमिट हो रही है। हम चाहें जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी 10 जूल चाहिए तो 10 जूल, 15 जूल चाहिए तो 15, 16 जूल, 17 जूल, 18 जूल, 19 जूल, 17.1 जूल, 17.2, 17.3, 17.4, जितनी चाहिए लाइट हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। छोटा सा छोटा पोर्शन भी, यूं कह दो कि है ना, एक कंटिन्यूस एनर्जी होती है। लाइट इज कंटिन्यूस एनर्जी, जितनी चाहिए आप ले सकते हो।
ये हम सोचते हैं। लाइट से, बल्ब से जितनी एनर्जी एमिट हो रही है उसमें से आपको जितनी आपको चाहिए वो ले लो। वो छोटे से छोटा कितना भी पार्ट हो सकता है, वो छोटा से छोटा कितना भी पार्ट हो सकता है, 0.1 जूल, 0.11 जूल, या 0.11 या 0.0001 जूल, इस तरह से कितनी भी एनर्जी कंटिन्यूसली आ रही है। तो एक चेन है, एनर्जी की कंटिन्यूस चेन है, जितना चाहिए काट लो, ले लो, बाकी की छोड़ दो। दैट इज वेव नेचर, दैट इज वेव नेचर। व्हाट, ये तो मैंने बात की वेव की, वेव नेचर क्या होती है, लाइट की वेव नेचर क्या होती है। अब बात आती पहले पार्टिकल्स की, पार्टिकल नेचर क्या होती है उसको भी समझते हैं। तो पार्टिकल्स के लिए हम कहते हैं कि पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स। एक एटम को फर्दर आप नहीं तोड़ सकते। यानी अगर मान लो मेरे को गोल्ड चाहिए, तो या तो गोल्ड का एक एटम लेना होगा, या दो एटम, या तीन एटम, या चार एटम। वो उसकी स्मॉलेस्ट अमाउंट है, उसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। दैट इज पार्टिकल नेचर, दैट इज पार्टिकल नेचर। ये, इसको ऐसे समझो कि आपके मन में आ रहा कि यार मेरे पास तो सर बहुत सारे रुपए हैं, मैं चाहे जितना गोल्ड खरीद सकता हूं। मान लो मेरे पास तो सर मिलियन बिलियन ट्रिलियन पैसे रुपए हैं, 1 मोल रुपए हैं। आप बोलो सर कितना गोल्ड खरीदना, 1 टन, 2 टन, 10 टन, 100 टन, कितना, सब खरीद सकते हैं। देखो भैया, आपके पास जितने भी पैसे हो, आप, सही बात है, 1 मोल पैसा है तो आप, 1 मोल रुपया है, 1 मोल डॉलर है तो आप चाहे जितना गोल्ड खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पास चाहे कितना भी रुपया हो, अगर बाय द वे जैसे आप गोल्ड खरीद रहे हो, तो गोल्ड के एक एटम का मास पता केवल कितना होता है, एक एटम का मास गोल्ड के 197 AMU, ये एक एटम का मास होता है। अब या तो आप गोल्ड 197 AMU खरीद पाओगे, या इसका 2 टाइम्स, या 3 टाइम्स, या 4 टाइम्स, या 5 टाइम्स ऐसे ही खरीद पाओगे। 200 AMU गोल्ड नहीं खरीद सकते, 300 AMU गोल्ड खरीद नहीं सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि जाओ के 300 AMU गोल्ड खरीद के ले आओ, पॉसिबल ही नहीं। 197 या इसका डबल, या इसका ट्रिपल, या इसका 4 टाइम्स, इसी तरह से होगा। राइट? जैसे मार्केट में जाके अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो ऐसा कहूं कि यार एक काम कर यार, 1.5 आम खरीद के लेके आ जाओ, 1.5, क्या होगा, दुकान वालों के पास जाओगे तो भगाएगा मार के एक, या तो एक आम या दो आम, इस तरह से समथिंग लाइक दैट उसी। लेकिन अब होता क्या है, ये एएमयू जो है ना, ये बड़ी छोटी यूनिट है। हम क्या बात करते हैं, हम ग्राम, मिलीग्राम, इनमें बातें करते हैं। तो ऐसा लगता है 1 ग्राम भी खरीद सकते हैं, 1 मिलीग्राम भी खरीद सकते हैं, 2 मिलीग्राम भी, 3 मिलीग्राम भी। तो कोई बाउंडेशन नहीं लगती नॉर्मल वे में, क्योंकि जिस स्केल पर हम बात कर रहे हैं, मिलीग्राम भी, वैसे मिलीग्राम बहुत छोटा होता है, मिलीग्राम बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी चाहो तो आप 1 मिलीग्राम गोल्ड भी खरीद सकते हो, 2 मिलीग्राम भी खरीद सकते हो, 3 मिलीग्राम भी खरीद सकते हो। लेकिन एएमयू पर जब जाओगे तो या तो इतना, या इसका डबल, या तो नॉर्मल लाइफ में कोई हमें लिमिटेशन नहीं दिखती है, बाउंडेशन नहीं दिखती, ऐसा लगता है कितना भी गोल्ड खरीद सकते हैं। लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाओगे तो वहां दिखेगी आपको कि यार या तो 197 एएमयू, या इससे 2 टाइम्स, या 3 टाइम्स। दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल। बहुत ढंग की चीज समझा रहा हूं, ढंग से सुनना आप, नहीं तो बहुतों को ये समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है सर, ये दुनिया में क्या चल रहा है। और ये जब स्टार्ट हुआ था तब भी बहुतों को नहीं समझ में आया था। तो अब पार्टिकल की पार्टिकल नेचर समझ में आ गई। पार्टिकल की पार्टिकल नेचर क्या, या तो एक एटम, या दो एटम, या तीन एटम। वेव के केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वेव के लिए हम कहते हैं कि या तो एनर्जी जितनी भी आ रही है हम ले सकते हैं, 1 जूल, 2 जूल, 1.1, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यहीं पर प्लांक्स ने अटैक किया साहब। प्लांक्स कहता है कि कोई भी बल्ब सोर्स, जो भी लाइट का सोर्स, अगर वो लाइट एमिट कर रहा है या कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये जो लाइट एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है, ये कंटिन्यूस नहीं है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट
यूनिट्स, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और जो स्मॉलेस्ट पैकेट है उसे कहा गया क्वांटा या फोटोन। जैसे एटम, यहां वर्ड आया क्वांटा या फोटोन। यानी कोई भी बल्ब जो लाइट एमिट कर रहा है वो इन दी फॉर्म ऑफ फोटोन, एक फोटोन, दो फोटोन, तीन फोटोन, चार फोटोन, पांच फोटोन, हजार फोटोन, लाखों, बिलियन फोटोन, यानी बट फोटोन्स की फॉर्म में, क्वांटा की फॉर्म में, क्वांटा की फॉर्म में। यानी लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, लाइट कंसिस्ट ऑफ discrete packets of energy called quanta और फोटोन। अलग अलग टुकड़े, जैसे एटम्स होते हैं डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, जुड़े हुए नहीं है, डिस्कनेक्टेड है, डिस्क्रीट मतलब डिस्कनेक्टेड। तो यहां पर प्लांक्स का यह कहना है कि जो लाइट एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये फोटॉन्स की फॉर्म में हो रही है। और आप भी या तो एक फोटोन एमिट कर सकते हो या एब्जॉर्ब कर सकते हो, दो एमिट कर सकते हो या एब्जॉर्ब कर सकते हो, तीन एमिट कर सकते हो या एब्जॉर्ब कर सकते हो। आधा फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आधा एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे आधे फोटोन का भी कोई मतलब नहीं है। यानी या तो मुझे एक फोटोन एब्जॉर्ब करना होगा, या दो या तीन या चार, वन आधा फोटोन का कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आप देते हो, इसका मतलब ये लाइट की कौन सी नेचर हो गई? पार्टिकल नेचर हो गई। ये लाइट की कौन सी नेचर हो गई? पार्टिकल नेचर हो गई। जिस लाइट को अभी तक हम कहते थे कि लाइट शोज वेव नेचर, लाइट शोज वेव नेचर, प्लांक्स के स्टेटमेंट को यूज करें तो लाइट शोज पार्टिकल नेचर। ये भाई साहब तुम्हें नहीं पता चल रहा कि इसका मतलब क्या है। ये यूं कह दो कि एक तरह से यूं कह दो कि होता ना कि पूरे जितने भी साइंटिस्ट थे ऐसा लगता है कि सब बर्बाद हो गया साहब। जो हम कर रहे थे सब ऐसा लग रहा है कि सब बर्बाद हो गया, अगर हम ऐसे सोचे। क्योंकि अभी तक हम लाइट को सोच ही अलग तरह से रहे थे, कि लाइट को अलग तरह से सोच रहे थे, और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को हम यूज कर लें तो मतलब अभी तक कुछ सीखा ही नहीं, और जो सीखा सब गलत, और सब गलत। अभी मैं और भी बताऊंगा। तो प्लांक्स की बात मान ले तो दैट इज वेव, लाइट की जो वेव नेचर है उसकी जगह हम कह रहे हैं कि लाइट शोज पार्टिकल नेचर। तो क्या इसका मतलब लाइट की वेव नेचर नहीं होती? होती है, ऐसा ना हम नहीं कह रहे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब अभी भी हो ही रहा है, तो ये लाइट की वेव नेचर है। लेकिन प्लांक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो प्लांक्स कहता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है तो आपको लाइट को भी पार्टिकल्स की तरह सोचना होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी समझाना है तो भी आपको लाइट को पार्टिकल्स की तरह सोचना होगा। यानी लाइट की ड्वेल नेचर कंसिडर करनी होगी, लाइट की ड्वेल नेचर कंसिडर करनी होगी। तो यहां से ये लगा धीरे धीरे कि लाइट शोज both wave as well as particle nature। as well as particle nature। हिल गई भाई साइंस। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसने यूं कह दो साइंस को हिला के रख दिया। कंफ्यूज्ड, अगर आपको लग रहा है सर तुम तो अभी कंफ्यूज हुए ही नहीं क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं तो हमारे लिए क्या है, ठीक है सर ये भी बोल देंगे वो भी बोल देंगे। कंफ्यूज तो वो हैं जो इतने साल अपनी जिंदगी साइंस में लगा चुके हैं, उन सब के लिए प्रॉब्लम में आ गई। इवन
ये चीज चीज कहते हुए प्लांक्स को भी खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था। अच्छा, इससे मैं आपको समझाता हूं, आपको क्या लग रहा है कि इससे क्या फर्क पड़ा? सर ठीक है, वेव नेचर के साथ पार्टी, मैं आपको समझाता हूं इससे पता क्या फर्क पड़ा। खैर वो हमारी जिस स्केल पर हम अभी सोचते हैं ना, उस पर नहीं समझ में आता, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना होगा, बट थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। इसका मतलब पता क्या है? जैसे आपको लगता ना, अगर मैं आपसे कहूं कि यार चलो दौड़ो, तो आपको लगता है हाँ सर, एक आप बोलो किस स्पीड से दौड़ना है, मान लो मैक्सिमम तो चलो फिक्स है, बट धीरे धीरे, थोड़ा तेज, थोड़ा और तेज, आप कहोगे जिस स्पीड से सर चल लूंगा, जिस स्पीड से आपको लग रहा है मैं दौड़ दौड़ लूंगा। आप बोलो सर 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, 2.1 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, आप बोलो जिस स्पीड से दौड़ना है मैं दौड़ लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है आप किस स्पीड से दौड़ सकते हो वो भी फिक्स्ड है। यानी आपकी स्पीड या तो x किलोमीटर पर आवर, y की, फिर या तो x या 2x या 3x, बट प्रॉब्लम है कि वो किलोमीटर में नहीं है, वो तब समझ में आएगी एंगस्ट्रॉम में जब जाओगे। इसको ऐसे समझ लो, थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे आपकी स्पीड जो है 5 × 10⁻13, मैं इसको एंगस्ट्रॉम में लिख रहा हूं, समझना इस चीज को, समथिंग लाइक ऐसे ही कुछ मान लेते हैं, या तो इतनी हो सकती है या 6 × 10⁻13 जैसी, इसके बीच में नहीं हो सकती है, इसके बीच में नहीं हो सकती है। आपको लग रहा है सर किसी भी स्पीड से दौड़ लूंगा, नहीं दौड़ सकता। आप कार चला रहे हो, उस कार की स्पीड जो है या तो x हो सकती है, या 2x हो सकती है, या 3x होती है। नॉर्मल केस में क्या होता है कि वो x 2x, वही वाली बात है। नॉर्मल केस में जैसे ना एएमयू में जाओगे तो पता चलेगा ना बाउंडेशन क्या है, ग्राम में मिलीग्राम में बात करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राम मिलीग्राम में लगेगा, 1 ग्राम भी खरीद सकता हूं, 2 ग्राम भी खरीद सकता हूं, 3 ग्राम भी खरीद सकता हूं। ऐसा लगा क्या प्रॉब्लम है सर, कितना भी खरीद सकता हूं। अरे भाई वो दिखेगा तब जब आप एएमयू स्केल पर जाओगे। यहां पर भी बाउंडेशन तब दिखेगी जब आप एंगस्ट्रॉम पर जाओगे। यानी आपकी स्पीड जो है वो 5x समथिंग हो सकती, यानी x हो सकती है, 2x हो सकती, 3x हो सकती, 4x हो सकती है, इस तरह से हो सकती, यानी वो x का मल्टीपल ही हो सकती है। एक पेंडुलम है, आपको लग रहा है कि इस पेंडुलम को मैं किसी भी एम्पलीट्यूड से खींच के सर इसको मैं कर सकता हूं, बट इसकी भी एक लिमिट है, इसका एंगल फिक्स, या तो इतना ही होगा या इतना ही होगा या इतना ही होगा, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। हर कुछ भी नहीं हो सकती, मन में आए जो नहीं कर सकते। तो अगर हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी स्पीड या तो इतनी हो सकती है, या इतनी हो सकती है, या इतनी हो सकती है। इसी तरह से होगा, ये बाउंडेशन आ जाएगी आपकी लाइफ पर। बट ये सही भी है, गलत नहीं है। और यही सोचोगे तभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन होगा। बिल्कुल सही कहा ओजस्वी ने, एक्स बहुत छोटा है तभी समझ में आएगा, तब जाके ये सारी चीजें समझ में आएगी आपको। तो यहां पर ये एक लिमिटेशन है, और फाइनली ये कंक्लूड हुआ। अभी आगे चल के देखो बेटा, कंफ्यूजन तो बढ़ेगा। आप में से कोई कंफ्यूज हो रहा है तो भाई सही हो रहे हो, अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो इसका मतलब सब गलत है। कोई कह रहा है सर कंफ्यूज, यस आई एम मेकिंग यू कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज कर रहा हूं, आपके दिमाग में 2 अलग अलग थॉट्स डाल रहा हूं ताकि कंफ्यूज हो, क्योंकि वही सही है, वही सही है। धीरे धीरे यहां से साइंस क्लियर नहीं होगी, साइंस में और ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन्स आएंगे। हमें उन कंफ्यूजन्स को समझना है। अभी तो पता है एक चीज बोली, आगे चल के और आएगा। अभी अच्छा, अभी तो हमने बोला कि लाइट की ड्वेल नेचर होती है, आगे सुनना कुछ और सुनने को मिलेगा, ये पार्टिकल्स भी ड्वेल नेचर शो करते हैं। अच्छा एक और चीज बताऊं, तो बहुतों को पता क्या लगता है जब मैं ये कहता हूं ना कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स, यानी एक पार्टिकल की तरह फील आता ना, पार्टिकल्स की तरह, छोटे छोटे पैकेट्स की तरह, तो उन्हें क्या लगता है कि हाँ सर कोई नहीं,
पहले हम सोच रहे थे कि लाइट ऐसे कुछ होती है, अब हम जैसे किसी ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, तो ऐसे फोटोन्स ऐसे, और क्या, ऐसे डायग्राम बना देंगे। अरे यही तो सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है, इसीलिए साइंस साइंस है कि हर किसी को समझ में। बहुत लोग ऐसे कर लो सर, और क्या, पहले फोटोन ऐसे सोच रहे थे, अब ऐसे यूं 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 यूं। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बार जब मैं मना करता हूं ना ऐसे नहीं सोचना है, तो बहुत लोग लगता है सर फिर सोचना कैसे है, देख नहीं सकते। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फोटोन दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, वेव दिखती नहीं है, देखने की कोशिश मत करो। तो अब यहां पता प्रॉब्लम क्या, सर फील नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं बेटा। फील उसका आता है जो आप देखते हो, उस टच करके। यहां ना तो कुछ दिखता है ना टच कर सकते हैं, ये यहां पर ऑक्सीजन क्या है, कुछ नहीं दिख, वेव दिख थोड़ी रही है। तो यहां पर वो अच्छा वाला फील जो है ना आएगा ही नहीं, अच्छा वाला फील नहीं आएगा। धीरे धीरे इसी से हम आगे बढ़ेंगे। आगे चल के पता है फिजिक्स जो आप पढ़ते हो वो क्लासिकल फिजिक्स है। फिजिक्स दो तरह की, क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स। जो आप पढ़ रहे हो वो क्लासिकल फिजिक्स है, आगे चल के कौन सी आती है, क्वांटम फिजिक्स आती है। तो ये सब पिक्चर नहीं बना, वेव की पिक्चर नहीं बना सकते, दिख इमेजिन, मतलब कि मैं क्या सोचूं, कुछ नहीं सोचना बेटा। बट ये स्टेटमेंट वैलिड है, ये स्टेटमेंट वैलिड है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ये वैलिड है, बट इसको देखना कैसे है, डायग्राम नहीं बना सकते आप, डायग्राम नहीं बना सकते। ये फोटॉन्स, वेव जो होती है वो पूरी फैली हुई होती है। अगर एक बल्ब से लाइट एमिट हो रही तो वो वेव कंटिन्यूस है, कहां उसका एंड है वो हमें नहीं पता। अगर कोई एब्जॉर्व कर ले तो ठीक है, अगर उसको एब्जॉर्व नहीं कर रहा तो उसका एंड ही नहीं पता है, उसका हमें एंड नहीं पता है। हाँ इसीलिए कहते हैं यूनिवर्स में, आप बहुत बार सुनते हो ना, यूनिवर्स में लाखों करोड़ों साल पहले कुछ इवेंट हुई है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन मिलियन बिलियन ईयर्स पहले जो इवेंट हुई है वो आज भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि वो जो लाइट है ना वो ट्रेवल कर रही है साहब, वो ट्रेवल कर रही है। खैर देखो ये सारी बातें यूं कह दो कि आज पढ़ रहे हो आज समझ में नहीं आएगी। ये इन बातों को अगर आपको लग रहा है कि पहली बार पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सालों लगेंगे, तब जाके लगेगा अब कुछ मुझे सर थोड़ा चमकने लगा है। 5 साल 7 साल 10 साल तब जाके आप उस कह सकते हो कि उस ओरा के अंदर घुस जाओगे जहां आपको लगेगा कुछ तो हो रहा है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं होगा। राइट, तो आपको एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। तो जस्ट मैंने समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को क्या करना है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एच सी वर्मा से पढ़ो, एनसीईआरटी भी पढ़ो, एनसीईआरटी भी पढ़ो। जितना पढ़ोगे धीरे 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 समझ में आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई ये सोचता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं किसी को कुछ समझ में नहीं आया है। बट बोलने के लिए कंटेंट चाहिए। समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत बोलो सही बोलो, लेकिन बोलो, कुछ तो बोलो, बोलने का कंटेंट इकट्ठा कर लो, दैट्स इट। ये आपको करना है। लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे मैं डेट एक लेक्चर में, अगर आप मुझसे इसके बाद सर आपको क्या सब समझ में आता है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, कंटेंट है साहब मेरे पास। चाहे वो कंफ्यूज करने वाला हो लेकिन है तो सही। तुम्हें वो कंटेंट कलेक्ट करना है। एच सी आर एनसीआरटी पढ़ो, एस सी वर्मा पढ़ो, थोड़ा बहुत लैंग्वेज को पढ़ो, मजा आएगा। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि मैं आपको लिखवाऊंगा, थोड़ी थोड़ी कुछ बातें हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड, वो हम सब करेंगे, बट वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। राइट, तो आज का टाइम हो गया है। कोई कह रहा है, सर आज आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन सर बस आज अब छुट्टी कर दो। वाह बेटा वाह, ये सही तरीका है ना। स्टोरी, अरे बेटा मैंने एक चीज में बता दूं, इस चैप्टर में
बहुत सारी स्टोरीज ज्यादा सुनाऊंगा मैं, फैक्ट बता रहा हूँ। मॉल में क्या स्टोरी बताई, कोई स्टोरी नहीं है। गैस स्टेट में भी कुछ नहीं है, यहां पर स्टोरीज ही स्टोरीज है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगता है। और थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए, प्रॉब्लम हमें समझ में आनी चाहिए। ये डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कि ये नहीं कि सर पुराना क्यों पढ़ रहे हैं जब सब कुछ गलत था, ये था, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है ना, वही इंपॉर्टेंट है। ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है, वही, उसी से बहुत सारी बातें समझ में आएगी। एक और चीज आपको यहीं से बड़ी अच्छी बात बताता हूं, जो बड़े, एक और चीज बताता हूं, ध्यान रखना। ये जरूर है, रिजल्ट मैटर्स, रिजल्ट मैटर करता है, हमारी जेई में रैंक मैटर करती है, जेई मेंस में रैंक मैटर करती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने बिना तैयारी किए हुए, मान लो है ना, किसी तरह से कोई जे आईआईटी में पहुंच जाए और उसने कुछ पढ़ाई नहीं की, आईआईटी में जाके भी कुछ नहीं होने वाला उसका। ये जो प्रोसेस है ना, ये मैटर करता है। आप जिस पाथ से जा रहे हो, इससे सीखने को मिलता है। आज भी साइंस में बहुत सारी चीजें नहीं पता, जिनको जो पता है वो सब गलत हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो हमें पता चलता है सब गलत था। बट वो जो जर्नी होती है ना, वो बहुत कुछ सिखाती है। वो जर्नी जो है ना, वो बहुत कुछ सिखाती है आपको। तो मैं यहीं पर आप लोगों को एक बात जरूर बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, किसी कारण से किसी की रैंक पीछे आती है, खराब आती है, नहीं आती है। लेकिन एक चीज बताऊं, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं और कहते हैं सर रैंक तो नहीं आई हमारी, कोई बात नहीं है, लेकिन सर सीखने को बहुत कुछ मिला, और लाइफ में किस मोमेंट पर कोई क्या कर सकता है वो नहीं पता आपको। हाँ, एक चीज मस्ट है, आपकी, मतलब उसका ना रैंक कह दो वो मस्ट नहीं है, आप किस कॉलेज से हो वो इतना जरूरी, आपका हार्डवर्क जो है ना, वो मैटर करता है। ये फैक्ट है, देखो, हार्डवर्क जो है वो मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। वो आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। तो पढ़ो, चीजें थोड़ी बहुत समझ में आएगी, नहीं आएगी, बट करते रहो, करते रहो, करते रहो, समझ में तो आएगा। आप उसी तरह से सोचने लगोगे। अरे सोचो, आप सोचो, मतलब नॉट इन पॉजिटिव वे, बट ए जस्ट एग्जाम्पल, मतलब आप सोचो ये जो ब्रेन वॉश जो करते हैं, इवन एग्जाम्पल ले सकता हूँ पाकिस्तान वालों का, किसी को ह्यूमन बॉम्ब बनाना, आप सोचो कितना जबरदस्त ब्रेन वॉश करते हैं। वो उनके चारों तरफ दुनिया ही बदल देते हैं, उनको बस लगता है वही जो कह रहा है वो जो सही है। ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, बट मैं बहुत ज्यादा उसको फेवर नहीं कर रहा हूँ, यू नो। लेकिन ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कैसा सोचना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, आज चैट चल रही है, क्या बात है यार। हम्म, चैट अभी भी चल रही है, चलो जी। तो चलिए, मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू।